हेमंत कुमार 5 के प्रहार में और अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर अब दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार यहां पर अब तेज हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी नूरपाल सुमन के समर्थन में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज अभी अंता में मैदान में नजर नहीं आने के चलते कई चर्चाएं हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा और जानेंगे आखिरकार धरातल पर प्रचार में कौन कितना मजबूत है अंता में। पहले रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव में परवान पर प्रचार। बीजेपी के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, बीजेपी जीतेगी अंता का उपचुनाव। निश्चित रूप से अंता का चुनाव जब 11 तारीख को होगा तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। मंत्री ओटाराम जोगाराम मंजू बागवार जोराराम जुटा रहे समर्थन। कांग्रेस के बड़े नेता नदारद प्रमोद जैन भाया अकेले कर रहे प्रचार। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं, लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। निर्दलीय नरेश मीणा को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। अंता के रण में दिग्गज। तो अंता उपचुनाव को लेकर के दिलचस्प स्थिति है। धरातल पर तमाम राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ दिग्गजों की पूरी फौज है और दूसरी तरफ कांग्रेस में यानी विपक्ष में अभी तक बड़े दिग्गजों से मैदान खाली नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, मुस्कुराहट के साथ ही बता दीजिए कि अंता में प्रचार में कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान पहले किया तो ये कहा जा रहा था कि एक मानसिक तौर पर बढ़त जो है वो कांग्रेस के पक्ष में थी। क्या अभी भी वो बढ़त आपको बरकरार दिखती है दिग्गजों के प्रचार में भी? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंता का जो उपचुनाव है वो पूरी तरह कांग्रेस जो है वो प्रमोद जैन भाया के फेस पर चुनाव लड़ रही है। और चूंकि प्रमोद जैन भाया वहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार हार भी चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि उनका खुद का अपना व्यक्तिगत प्रभाव बहुत है। जहां तक क्या नाम से कांग्रेस के नेताओं की बात है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो अशोक गहलोत साहब हैं या सचिन पायलट साहब हैं, वो लोग क्या नाम से बड़े नेता आएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने वहां पर अशोक चांदना को भेज रखा है और अशोक चांदना उनके चुनाव प्रभारी के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। और जो अशोक चांदना चूंकि क्या नाम से हिंडोली से अभी मौजूदा समय में विधायक हैं, पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक चांदना का वहां प्रभाव है। लेकिन ये बात सही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है और सत्ता के अंदर मंत्री वगैरह सारे लोग क्या नाम से पहुंचते हैं। अभी जो आपने नाम गिनाए, चाहे प्रेमचंद बैरवा के नाम हो, देवाराम ओटासी के नाम हो, एक अनीता बदेल का नाम भी मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि अनीता बदेल भी क्या नाम से वहां पहुंच रही है। देखिए अनीता बदेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं में शामिल है जो लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही है। उनकी उपस्थिति अंता में अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी रखती है कि अंता में हम ये देखते हैं दिल्ली में भी उनकी आजकल काफी चर्चाएं, मित्तल साहब आप समझ रहे होंगे अभी। ठीक ठीक। हाँ, एससी के जो वोट है वहां पर वो करीब कहने से 50,000 वोट है एससी के अंता के अंदर। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जिस तरफ आपने भी अभी इशारा किया अनीता बदेल के लिए, तो अनीता बदेल की उपस्थिति इसलिए मायने रखती है, एक तो वो एससी की है, दूसरा महिला भी है और लगातार 5 बार से क्या नाम से एससी सुरक्षित सीट से अजमेर से चुनाव जीतती आ रही है। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं।
बड़े राज्य मंत्री रही, स्वतंत्र प्रभाव की जी। राज्य मंत्री रही है और समाज एवं महिला महिला समाज बाल कल्याण विकास, हाँ। की, हाँ महिला की। और अहमद, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इस चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर आपको जो नरेश मीणा का जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। देखो मीणाओं के वोट वहां पे 40,000 है और ये कहा जा रहा है कि मीणाओं के वोट पर वहां खासा प्रभाव है नरेश मीणा का। और जिस तरह का अभी आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन नरेश मीणा को मिल गया है। और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर क्या नाम से शायद हनुमान बेनीवाल भी क्या नाम से वहां जाकर उसके तो उनके अभी पक्ष में अभी प्रचार आप कर कह रहे हैं सकते कि हैं। और कई मोड़ आना बाकी है, अभी अंता के उपचुनाव में और ज्यादा तेजी आएगी। अब दिवाली भी खत्म होगी, जैसे कि आज हमने चांदना का बयान भी सुना कि दिवाली की वजह से कांग्रेस में कई नेता, अभी बड़े नेता जो नहीं आ पाए थे, और अब उनका प्रोग्राम बनेगा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट 40 से ज्यादा है। कितने आते हैं? डॉक्टर राकेश गोयल साहब, आप अभी कैसे देख पा रहे हैं चुनावी रण को? कौन कितना धरातल में कैसे मजबूत दिखाई दे रहा है? और हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है जी। गोयल साहब, देखिए हेमंत जी, चुनाव बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा से मोरपाल जी हैं और प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा, इनके बीच में। जैसे मित्तल साहब ने कहा कि नरेश मीणा मीणाओं के वोट बैंक है, पर मैं आपको बता दूं युवाओं का भी खासा रुझान नरेश मीणा के साथ है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आम आदमी पार्टी कि जितना भी वोटर है वो कांग्रेस का ही वोटर है, तो कांग्रेस के वोट कट के नरेश मीणा को जाने का पूरा पूरा चांस इसमें है। और कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्टली फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भाजपा की अंदरूनी फूट थी वो खत्म हुई है, और प्रमोद जैन भाया तो 3 बार के विधायक रहे, 2 बार मंत्री भी रहे, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के इश्यू हैं जो कि वहां लोकल लोगों को प्रभावित करते हैं। लोकल लेवल पे लोग उसको मुद्दा बना के आज चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद उसका भी एक नुकसान कांग्रेस को मिलेगा। पर अभी क्या है, अभी क्योंकि शुरुआती स्टेज है और चुनाव किस करवट लेता है, किस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता जाती है, किस तरीके से स्टार प्रचारक अपने प्रचार करेंगे। पर ये महत्वपूर्ण चुनाव है और भाजपा को फायदा राज्य के अंदर सरकार का भी मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर वोटर ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा विधायक उसी पार्टी का होगा जिस पार्टी की सरकार है, तो हमारे जो काम है, विकास के कार्य वो होंगे। तो मुझे लगता है भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का एज मिलता है कि वो केंद्र में भी है, राज्य के अंदर भी है। जी पारिक साहब, सरकार में होते हुए भी दिग्गजों की पूरी फौज वहां पर मैदान में दिखाई दे रही है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबले को क्या सीधा कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में करने की कवायद है, जीत की कवायद है? कैसे देखें? देखिए, आप लोग त्रिकोणीय मुकाबला कहते हैं, तो सीधा मुकाबला कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के 2 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप तो क्या राजनीतिक विश्लेषक मित्तल साहब और आपके राकेश गोयल साहब भी त्रिकोणीय बता रहे थे। पारिक साहब, सामान्य मित्तल साहब भी कह रहे थे, माननीय गोयल साहब भी कह रहे थे। मतलब 3 कांग्रेस के 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय सचिन पायलट और माननीय गुंजन साहब भी कांग्रेस से, तो नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय गहलोत साहब और डोडासरा जी की कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं माननीय भाया। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन जिसे आप कहते हैं, दिल्ली में एक इंडी गठबंधन बना, जिसे घमंडी गठबंधन कहते हैं, उसका एक घटक दल आम आदमी पार्टी नरेश मीणा को समर्थन देकर साबित कर दिया कि इंडी गठबंधन के मानो या कांग्रेस के मानो 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कैंडिडेट सुमन जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार का चुनाव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ संपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस खंड खंड विभक्त होकर चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस की बड़ी स्थिति विकट है। मैंने आज तक सचिन पायलट जी का एक भी स्टेटमेंट नरेश मीणा के खिलाफ नहीं सुना। गुंजन जी के पोस्टरों पर, नरेश मीणा के पोस्टर पर गुंजन जी की फोटो लग गई, वह खाली गुंजन जी ने आकर कह दिया नहीं मैं इस फोटो को खंडन करता हूं, कोई मेरी फोटो नहीं लगाए। क्या आज तक उन्होंने बिना आज्ञा के उनकी फोटो का उपयोग करने पर नरेश मीणा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई, कोई वित्तीय अप्रोच संज्ञान में लाए, या किसी भी क्षेत्र में किसी भी धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ कोई मुकदमा सिविल अथवा क्रिमिनल दर्ज है तो बता दीजिए। तो मैं सीधे तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय गुंजल साहब का और सचिन पायलट जी कैंडिडेट तो माननीय नरेश मीणा है, और डोडासरा और रंधावा जी और माननीय गहलोत साहब के कैंडिडेट इसमें प्रमोद जैन भाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो सिर्फ और सिर्फ मोरबाज सुमन ही है, जो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार है जो जिनकी छवि इस प्रकार की बनी हुई है कि जो लड़ाई है क्योंकि ईमानदार व्यक्ति व भ्रष्टाचारी व्यक्ति के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है, कांग्रेस के जिस प्रकार से 5 वर्षों कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में बैठकर काम किया और राजस्थान को कुशासन में धकेल दिया, और फिर 2 वर्षों भजनलाल जी सरकार आने के बाद जो विकास की गंगा राजस्थान में बही है, उस बात का चुनाव है। चुनाव इस बात का चुनाव है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग एक साथ खड़े, और वे लोग जो सिर्फ और सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या मैं कहूं कि कुल मिलाकर जो लोग तुष्टिकरण राजनीति करते हैं, वे लोग एक तरफ खड़े।
तो जी। भारतीय जनता पार्टी हमारा सीधा सा मानना है कि इस बार का चुनाव क्यों हम जीतने जा रहे हैं। अब आपने एक प्रश्न मुझसे किया कि सत्ता होने के बाद भी इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो नहीं हो, पंचायत का चुनाव हो या वार्ड पार्षद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव या राज्यसभा चुनाव हो, हर चुनाव को सीरियसली लेती है और हर चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है। और जीतने के लिए हमारी फौज का जिस प्रकार का हम उपयोग करना चाहिए उस प्रकार का उपयोग करते हैं। यदि आप हमारी को आवश्यकता यहाँ पर प्रेमचंद बैरवाल जी की है, उनके क्षेत्र में उनका समुचित उपयोग हो सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है पारिक साहब, ये अच्छी बात है कि हर एक छोटे से छोटे चुनाव को भी सीरियसली लेती है बीजेपी और उस पर पूरी शिद्दत से लगती है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी क्या पहले ही हार मान चुके हैं, या जैसी बीजेपी आरोप लगा रही है कि नरेश मीणा पायलट गुट के कांग्रेस के उम्मीदवार है और अशोक गहलोत जी वाली कांग्रेस के उम्मीदवार जो आपके बाया साहब हैं, इस वजह से दिग्गजवान नहीं जा पा रहे हैं, अभी तक मैदान पूरा खाली छोड़ रखा है आपने। अशोक चांदना अकेले मोर्चा संभाले में, भाया अकेले प्रचार कर रहे हैं, बताइए राजकुमार जी। हेमंत जी, अशोक चांदना हमारे युवा नेता हैं, वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी पायलट साहब भी तो आपके युवा नेता हैं। और पायलट साहब युवा नेता है। मैं आ रहा हूं मेरी बारी पे जी। मैं तो आपके चैनल पे, न्यूज 18 चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, सारी सरकारी मशीनरी आपने उतार दी है, सारी एजेंसी आपने उतार दी है, सारे मंत्री धीरे धीरे करके अंता में आ रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अशोक चांदना जी चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारी वहां कमेटी काम कर रही है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी वो भी धीरे धीरे मैदान में उतर रही है। तो वो कितने आए 40 स्टार प्रचारकों में से? अब उन्होंने अगर पूरी मशीनरी राजकुमार जी उतार दी है में जाजम बिछा तो चुके हैं। डोटासरा जी का गमछा क्यों नहीं घूम पा रहा है? डोटासरा जी का गमछा लास्ट में घूमेगा जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के समय में अध्यक्ष घूमेगा। मदन राठौड़ साहब मैदान में आएंगे। मदन राठौड़ साहब को आने दीजिए। अभी हमारी जो युवा खेप है वो मैदान में सारी जाजम बिछा चुकी है। और इतना कहना चाहते हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को हम अंता के अंदर आराम से शिकस्त दे रहे हैं। रही बात डोटासरा जी की, पायलट साहब की, गहलोत साहब की और अन्य वरिष्ठ नेताओं की, रंधावा साहब की, तमाम नेता समय समय पर आएंगे। आप निश्चिंत रहें, अंता की सेवा के लिए राजस्थान का तमाम छोटा और बड़े से बड़ा नेता कार्यकर्ता हमेशा सेवा में उपलब्ध था। तो चलिए मान लीजिए मदन राठौड़ जी का इंतजार कर रहे हैं राजकुमार जी, लेकिन पायलट साहब, अशोक गहलोत जी, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, हमारे तमाम नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारी सौंप रखी है। समय समय पर सारे नेता लेकिन अभी देखिए चांदना जी का ये बयान, आपके जो चुनाव के प्रभारी हैं, सारे नेता भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एकजुट हैं। नहीं, लेकिन अभी अशोक चांदना जी ने गहलोत साहब की, बयान दिया कि दिवाली की वजह से अभी जो स्टार प्रचारक मैदान में नहीं है। पहले तो आप मैदान खाली छोड़ोगे, फिर अगर हार गए या उल्टे आपकी उम्मीदों के नतीजे उल्टे आए, तब आप कह देंगे ईवीएम की वजह से सेटिंग करके हरा दिया। तो बताइए, अभी स्टार प्रचारक गायब हैं, प्रदेशाध्यक्ष गायब हैं, वहां क्यों नहीं है? सारे आपके बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, हमारा नौजवान शेर अशोक चांदना ही काफी है भारतीय जनता पार्टी को सल्टाने के लिए। ये लीजिए, भारतीय जनता सबको दिखाइए ना जी, सफाई के लिए हमारी पूरी फौज वहां मैदान में है। पारिक साहब, रही बात वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ नेता समय समय पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का आसानी से सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2 साल में यहाँ राजस्थान में काम किया है ना, राजस्थान की अंता की जनता भी हमारे साथ वहां बैठी हुई है और अंता की जनता बार बार नारे लगा रही है, आने तो दो इनको, आने तो दो इनको, ये जाए तो सही वहां पर। माननीय भजनलाल जी जाएं, राठौड़ साहब जाएं, वहां नौजवानों की खेप लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को पकड़ने के लिए। पारिक साहब डोटासरा जी का गमछा जो है वो आखिरी समय में घूमेगा और वो सब कुछ घुमा देंगे। मैं राजकुमार जी बड़ा सम्मान करता हूँ, राजकुमार जी मेरे मित्र भी है, लेकिन राजकुमार जिस आप सब आपस में मित्र हैं, सिर्फ हम मीडिया वालों को ही आप पराया कर देते हैं, कह देते हैं ये इसका है, ये बड़ा गजब है। मित्तल साहब आपको भी सुना जाते हैं कई बार, तो कई बार मित्तल साहब को भी सुना देते हैं, वो आप आपस में सब एक रहते हैं, हमारे क्यों करवाते हो? अरे 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 जो आपने पहले बैठा था, विद्वानों को पहले मित्तल साहब तुम्हारे नहीं, वो हमारे क्या, मित्तल साहब को सुना जाते हैं कई बार कि ये पत्रकार देखिए एक तरफा बोल रहा है, कई बार सुना जाते हैं मित्तल साहब को और मेरे को।
देखिए एक मिनट में बात सुना जी मैं जिस प्रकार से हेमंत जी मैं कह रहा था राजकुमार जी से विद्वान व्यक्ति जिस प्रकार बातें करता है तो अच्छा लगता है। राजकुमार जी बहुत विद्वान आदमी है और विद्वता की परिभाषा ये होती है कि विद्वान व्यक्ति समय और अपनी पार्टी के साथ भी न्याय करे। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की बात मानिए राजकुमार जी इस प्रकार से कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए युद्ध और चुनाव में इंतजार नहीं होता कि दूसरी पार्टी कब आएगा और कब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं है हमारे प्रदेश तक परसों इस अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले बता देता हूँ जानकर देता हूँ। आपके प्रदेश तक कब आएंगे मुझे इसकी दरकार भी नहीं कि आपके आएंगे या नहीं आएंगे। आपने कहा हमारा एक अशोक चांदना ही अकेला है। आपने पिछले चुनाव यहाँ पर उपचुनाव आपने बहुत सारे देखे होंगे और जिन उपचुनाव को आपने देख करके देखा और उपचुनाव की स्थिति कांग्रेस क्या होगी 3 स्थानों पर जमात जब्त हो गई। ये इसी सीरियसनेस के साथ सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस सीरियसनेस पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस दिखाई है वही सीरियसनेस चुनाव में दिखा रहे हैं। और ये बार बार क्या अशोक चांदना हमारा अकेला ही बहुत है अकेला ही बहुत है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की बात ये करते हैं ना उससे कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ हारने की चुनाव लड़ती है और लड़कर के उसके बाद में जब ईवीएम रिजल्ट आता तो ईवीएम पर चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करती है। और राजकुमार जी तो अभी से प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया कि सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके नेताओं में से किसी भी नेता ने आज तक जाकर चुनाव आयोग पर कुछ शिकायत दर्ज कराई हो तो मुझे बता दे। कोई बयान दिया हो तो बता दे। अब सम्मानीय राजकुमार ये तो इनका एक फेवरेट बयान है हर चुनाव में। ये तो जरूर सरकार अब अभी आप विपक्ष में थे ना तब आप भी वही उपचुनाव के दौरान यही कहते थे कि वो सारी सरकारी मशीन दिखाई। ये तो एक फेवरेट हो गया है। लेकिन गोयल साहब एक बड़ी बात यह है कि डोटासरा जी का गमछा घूमेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वो वापस वाले वो बयान आने लग जाएंगे मोरिया बुला दो। 3 चुनाव में पिछले उपचुनाव में क्या हुआ था गमछा घूमा था कि नहीं घूमा था बता दें। पिछले उपचुनाव में आपको पता है पारिक साहब वही गमछा उपचुनाव में जमात बुला देंगे। इस बार भी जमात जब तो एक कगार पर है। कांग्रेस तो लड़ी 2 और 3 के लिए रही है कि अभी कांग्रेस चला नरेश मीणा 2 नंबर पर या भाया 2 नंबर पर 1 नंबर तो बीजेपी आने वाली है तय। और 2 नंबर पे कौन है पारिक साहब फिर है जी 2 नंबर पे कौन रहेगा? 2 नंबर तो तय कर रहे हैं कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट तय करेंगे कि मैं 2 नंबर पर सचिन का उम्मीदवार है गलत का उम्मीदवार है। जवाब दे रहे हैं तय करना है भैया हमें तय नहीं करना। राजकुमार जी जवाब दे रहे हैं। राजकुमार जी 10 सेकंड फिर मैं जाता हूँ गोयल साहब आपके पास। हेमंत जी भारतीय जनता पार्टी कितना ही घुमाए चुनाव को। अंता की जनता राजस्थान के 2 साल के मुद्दों को लगातार देख रही है। जिन्होंने जिस तरीके से राजस्थान में कुशासन किया है वो सारा कुशासन राजस्थान अंता की जनता को पता है। हमारी मां एक लंबी चौड़ी खेप अशोक चांदना जी के नेतृत्व में मिल चुका है। हमारे वरिष्ठ नेता जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसी धूल चढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता अंता में जाना भूल जाएंगे। एक लंबी चौड़ी जनता की खेप हमारे साथ खड़ी हुई है। पूरा अंता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। आप देखिएगा हमारी मीटिंगों में कितनी सैलाब आ रहा है। अशोक चांदना जी जिस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं 1000 2,000 5,000 लोगों की मीटिंग ले लेके छोटे छोटे कस्बों में जाकर के मीटिंगें ले रहे हैं और अंता की जनता का बहुत अच्छा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और जब गोविंद सिंह डोटासरा जी वरिष्ठ नेता उतरेंगे तो चुनाव और परवान चढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 11 नवंबर को अंता की जनता आराम से शिकस्त देगी। मोहर लगानी है इस बार जानती है जनता। भ्रष्टाचारी को नहीं जनता जिसके पूरे के पूरे कमरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पारिक साहब ठीक है। गोयल साहब अभी देखिए ये कह रहे हैं कि अब बड़े नेता आएंगे तो चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ेगा। लेकिन चांदना जी कह रहे हैं कि दिवाली की वजह से स्टार प्रचारक या कांग्रेस के बड़े नेता नहीं। आपको लगता है कि धरातल पर ये जो कमी होती है वो कांग्रेस पूरी कर पाएगी फिर अंतिम समय में? देखिए हेमंत जी गमछा घुमाए केजरीवाल आके वो अपना मफलर घुमाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता वोट देती है मुद्दों पे। गमछा घुमाने पे मफलर घुमाने पे वोट नहीं देती कभी भी जनता। और जब स्टार प्रचारक कितने ज्यादा वो कांग्रेस के बड़े नेता सीरियस है इस चुनाव को लेके वो तो नजर आ रहा है। अगर वो कह रहे दिवाली की वजह से मैंने ऐसे समय पे जब अगर हम क्रिकेट मैच की बात देखते हैं बड़े बड़े जो क्रिकेटर है वो ऐसे टाइम पे भी क्रिकेट खेलते हैं। उनको जब वो जिम्मेदारी दी जाती है टीम की तरफ से जब चाहे दिवाली हो चाहे होली हो और कुछ ऐसे क्रिकेटर भी दिखे जिनके फादर एक्सपायर हो गए पर उन्होंने उस मैच को पूरा किया अपनी टीम को जिताया अपनी टीम की जीत के लिए देश के लिए वो खेले। अगर ये भावना अगर राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो सिर्फ अपने अंदर सीमित है आत्म केंद्रित है। उन्हें देश की समाज की क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उनको जब समय होगा वो जब अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम देंगे। तो ये जो सबसे बड़ा फेलियर कांग्रेस का नजर आ रहा है। और जितना जो अहम वाली बात जो समझ में आती है कि हमारे अशोक चांदना जी हमारे जो है वही सब पे भारी है वही सब कुछ है
तो उनके चुनाव के अंदर भी उनको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ गई थी, जो उनका अपना क्षेत्र था। तो ऐसा नहीं है, इतनी ज्यादा बड़बोलापन जो है कई बार कांग्रेस को मुझे लगता है भारी पड़ता है। देश की जनता इस चीज को देखती है, महसूस करती है। जब झुकेंगे, जब नरम होंगे, जब अपने आप को समाज को समर्पित करेंगे, तभी देश की जनता आपको पसंद करेगी। ठीक है और मित्र साहब, इस पर तो छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि इस वक्त जो कांग्रेस के भीतर एक छोटा सा हम ये कहेंगे कि एक खामी पैदा हो रही है कि बड़े नेताओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा एक अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो गणेशपुरा गांव के लोगों ने अभी चुनाव बहिष्कार के लिए ये कहा। पारिक साहब कह रहे थे हम तो 1 नंबर पर हैं, लड़ाई 2 नंबर की है कांग्रेस के भीतर और नरेश मीणा को केजरीवाल का समर्थन। लेकिन आपको लगता है कि क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा? और ये जो गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सालों से सड़क नहीं है, विकास को लेकर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस या बीजेपी या दोनों को? देखिए, हर राजनीतिक दल की चुनाव के अंदर और खास करके उपचुनाव के अंदर अपनी अपनी रणनीति होती है जी। और ये यदि क्या नाम से विकास का यदि मुद्दा आता है और गांव की स्थितियों को दिखाया जाता है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन देखिए, हर चुनाव के अपने अपने मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा जो अंत में मुझे नजर आता है वो ये भी आता है कि क्या नाम से जो राजा और रंग की एक लड़ाई का स्वरूप दिया जा रहा है इसको, जिस तरीके से बताया गया कि क्या नाम से प्रमोद जैन भाया का 56 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अपने अभी आपने घोषित की है और मात्र 63 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनकी बताई गई है। तो ये भी क्या नाम से बड़ा मुद्दा है चुनाव के अंदर। जिस तरीके से क्या नाम से प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको देखते हुए उनकी संपत्ति और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उसकी संपत्ति को देखते हुए भी मुझे लगता है कि चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। बिल्कुल पारिक साहब, एक ये तो तस्वीरें देखी है, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। लोग पूछेंगे कि भाई 2 साल से विकास नहीं हुआ, हम बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, बहिष्कार माननीय भाया जी का हो रहा है। आपने वहां पर चुनाव को गणेशपुरा गांव के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, गणेशपुरा गांव के लोगों से हमने अपील की कि वो मतदान करें और मतदान करके जो आपका जिसका आपको विरोध करना है उसको मतदान के द्वारा विरोध करें। उनका कहना है भाई यहाँ पर कई सालों रहे, उन्होंने कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं किया और जिस प्रकार का उन्होंने किया है उनका विरोध सीधे सीधे प्रमोद जैन भाया का था। अब एक दूसरी बात अभिमानी मित्तल साहब ने की। मित्तल साहब ने जिस प्रकार राजा रंग के लिए, निश्चित रूप से यहाँ की जनता इस बात को जानती है कि लड़ाई भ्रष्टाचारियों के ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ के बीच की लड़ाई है। एक परचून दुकान करने वाला व्यक्ति जिस जमीन से उठकर 9 चुनाव अपने जीवन काल में लड़े, छोटे छोटे से लेके विधानसभा तक चुनाव पे आया और व्यक्ति कभी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन प्रमोद जैन भाया जो एक जहाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि खनन माफिया के रूप में पलटे जिसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे विभिन्न धारों में उनके परिवार आपका मतलब एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे पलटवार करते हैं कि आपने भी वो क्या हुआ फिर बजरी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई और सीबीआई को जांच और सीबीआई ने यहाँ की पुलिस पर भी सवाल करे, वो अलग बात है। राजकुमार शर्मा जी, एक तो गणेशपुरा गांव के लोगों ने बहिष्कार किया है, अभी पारिक साहब कह रहे थे कि आप पहले सत्ता में रहे, यहाँ पर विकास की हालत तो ये है। देखिए, कुछ कहना चाहेंगे आप भी गणेशपुरा के लोगों को जो बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, मतदान का? हेमंत जी, गणेशपुरा के लोगों या अंता के कोई और नाराज लोगों, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कांग्रेस पार्टी का निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के कुशासन के खिलाफ मतदान अवश्य करें। मतदान हमको हमेशा करना चाहिए। नाराजगी बेराजगी अलग सब्जेक्ट है। जहां तक उनकी समस्या का निदान है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई या नहीं आई, सत्ता में है या नहीं है, बाहर है, कोई सब्जेक्ट नहीं पड़ता। उनकी समस्या का कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रमोद जैन भाया है वो विधानसभा में जाके उनकी समस्या का निदान करेंगे। तब तक क्यों नहीं किया मंत्री थे, तब तक क्यों नहीं किया, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव दिलचस्प है और भी ज्यादा दिलचस्प होगा जब दोनों तरफ के दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में सभाएं करते हुए नजर आएंगे लोगों के बीच में। लेकिन फिलहाल गणेशपुरा के लोगों का अपना एक दर्द है और वे चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं कि उनके वहां पर विकास की कमी। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वोट दीजिए, वोट का बहिष्कार मत कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए।